फिर जो हमारे क्वालिटी म्यूजिशियंस होते हैं वो भी कमर्शियल चीज़ों पे, कमर्शियल मैं भी बिलीव करता हूँ कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन कमर्शियल का भी एक लेवल होना चाहिए कुछ है। इंडिया में फिर जो पहले उस्तादों में जो मेरे इंस्पिरेशंस में मतलब पंडित रविशंकर, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली ज़्यादा क्लासिकल मौसीकी के बारे में। और करंट आर्टिस्टों में तो फिर बहुत ज़्यादा मैं क्लासिकल बहुत ज़्यादा तो कौशिकी चक्रवर्ती सारे वो उसके। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मिनाज खान। और आज हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं बड़े ही काबिल एहतराम, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ वेरी गुड रुबाब प्लेयर। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अच्छा प्ले करने वाला बहुत कम देखे हैं और ही इज़ अ वेरी गुड रुबाब प्लेयर। और उनकी म्यूज़िक की नॉलेज माशाल्लाह बहुत कमाल की है। साथ ही साथ ये अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं आहंग कदा के नाम से, और इसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के मेहमान को, मिस्टर बिलाल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच मिनहाज भाई और स्पॉटलाइट स्टूडियो के आपने मुझे मौका दिया यहाँ इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। आप यहाँ नहीं, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आर्टिस्टों को बुला रहे हैं और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। देखिए आप जैसे टैलेंट और लोगों के सामने, हमारी तो कोशिश है कि ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में हर बंदा जाने। और क्योंकि मैं बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूँ, लेकिन आपके टैलेंट को देख के तो मैं यकीन माने, जब फर्स्ट टाइम आपसे मिला था, आपका मैंने काम सुना, थैंक यू सो मच, सो आई एम सरप्राइज्ड। थैंक यू सो बिलाल भाई, आप खैरियत से पहुंचे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक, बस रास्ता जी के रश की वजह से बहुत मुश्किल रास्ता है, बिल्कुल ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो बिलाल, सबसे पहले हमारा एक सवाल रहता है सब जितने भी गेस्ट हैं उनसे भी, कि अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी स्टडीज़ के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। अच्छा, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मलाखंड से है, मलाखंड स्वाद से, और मैंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मलाखंड। फिर 2015 में मैं यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ और यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट किया। पहले यहाँ मैं आ गया, नमर यूनिवर्सिटी एडमिशन किया कुछ कोर्सेज वगैरह के लिए। तो वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडिया और ये आ गया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीखने का उसका बहुत शौक़ है। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आइडिया ये कि क्यों ना कोई एक ऐसी जगह बनाए कि वहाँ पे हम बैठे और जो मैंने सीख गए तो वो आगे में। क्या बात है। तो सबसे पहले अपना बताएं कि आपको रुबाब का शौक़ कैसे हुआ प्ले करने का? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब आई वॉज जस्ट 11 years old, तो उस वक्त टीवी पे एक प्रोग्राम होता था, तो एक रबाब प्लेयर आता था हुमायूं सखी, तो वो एक नगमा प्ले करते, कभी कभी वो आते। ठीक हो गया। फिर वहाँ से मतलब मुझे एक शौक़ पैदा हुआ कि इतना खूबसूरत है एक म्यूज़िक, यार मैं भी हाँ, ठीक हो गया। मुझसे जो बड़ा भाई है तो वो कभी कभी दोस्तों का रबाब घर लेके आते। तो अब एक चीज़ आप टीवी पे देखते और एक चीज़ आपके घर में, और मैं तो था बच्चा, तो वो देख के मैं ज़रा क्यूरियस होता था, ठीक है। तो जब भाई घर से चला जाए तो उसको थोड़ा बहुत मैं भी चेक करूँ कि ये क्या चीज़ है। हाँ, तो एक शो पैदा हुआ 2004। ओके, अच्छा, दैट्स ग्रेट। उसके बाद फिर आहिस्ता तो फिर किससे सीखा आपने? मतलब आपने म्यूजिक भी सीखा होगा माशाल्लाह से, लेकिन पहले रुबाब का बताएं, कैसे आपने सीखा, आप कैसे अप्रोच किया? वैसे तो हम जैसे लोकल हम बैठते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे और वहाँ पे जैमिंग सेशंस करते थे। तो ऐसा कोई इस तरह टीचर नहीं था कि मैं उसके पास जाके वो जो प्रॉपर एक रस्मी तरीके से जो लोग सीखते, लेकिन वो जो प्ले करे तो हम भी साथ बैठ के मतलब प्ले कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने तकरीबन 11-12 साल वैसे ही रबाब बजाए, बस दोस्तों से सीख के या इंटरनेट को देख के या थोड़ा बहुत बुक रीडिंग करके। ठीक हो गया। लेकिन फिर 2018 में मैंने प्रॉपर मास्टर इजहार, जो कि स्वाद से बिलोंग करता है, ठीक है, उनसे प्रॉपर एक रस्म, जिसको रस्म शागिर्दी गंडा बंधन, बिल्कुल ऐसे ही गंडा बंधन करके, अब ये जो हाथ में ये बात है उस्ताद मोहतरम के, तो उसके बाद मैंने फिर क्लासिकल मौसीकी। तो कितना टाइम लगेगा रुबाब सीखने में? कितना को टाइम लग जाता है कुछ आइडिया? वैसे तो मैं अगर बात कहूँ कि ये तो
नामुकम्मल एक इस तरह एक दास्तान है कि आप इसमें जितना भी आप, लेकिन एक हाथ बिठाने की बात की जाए बेसिकली जो हाँ जैसे हम एकेडमी में कोर्सेज ऑफर करते तो जो हम बेसिक कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का होता है। फिर स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ये कि अगर मुझे लगे कि वो जल्दी जल्दी सीख रहे हैं तो उसको हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, लेकिन साल 2 साल लगते हैं लग जाते हैं हाथ बिठाने में। तो मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्वियसली बात है, मैं समझता हूँ। तो म्यूजिक सीखना, आपने म्यूजिक भी सीखा है, पहले तो आपने ये बताना है म्यूजिक सीखा कैसे और फिर कितना मुश्किल है म्यूजिक सीखना। देखिए हर चीज़ अगर आप टाइम देते हैं तो आप वो इजीली सीख सकते हैं, और हम टाइम नहीं देते तो इसमें मेहनत की, मतलब जो मेन पॉइंट है मेहनत की है। अब मैं पहले गाने बजाता था, लेकिन उसमें फिर ये जैसे मैं फोक रबाब पहले बजाया 12-13 साल ऑलमोस्ट, स्टार्टिंग ऐसे शुरू होती है, आप डिफरेंट सॉन्ग्स लेकिन फिर मैं क्लासिकल मौसीकी पे, देखिए क्लासिकल बेस है, क्लासिकल बेस इसलिए है कि आपके अगर फोक सॉन्ग्स है, आपके अगर गज़ल है, आपके अगर जितने भी आप स्केल्स देंगे तो उसका अगर बेस लेंगे तो सारे का मौका, तो वो आपने प्रॉपर सीखना है। फिर अगर आपको क्लासिकल मौसीकी का नॉलेज है तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगर है, अगर उसको राग के बारे में पता है तो वो वेरिएशन ज़्यादा कर सकता है, वो इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा कर सकता है। जैसे मतलब क्लासिकल के कुछ टर्म्स है, गमक जम जमा मीट और ये चीज़ें। अब एक आम सिंगर है, और दूसरी बात जो खूबसूरत बात है, अगर आपको राग के फील के बारे में पता है तो आपको लिरिक्स उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगर के लिए तो बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी। फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए भी लाजमी है। फॉर एग्जांपल मैं एक गाना बजाऊं, लेकिन अगर मुझे उसके राग के बारे में पता है तो मैं उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। भाई ये मेरा एक सवाल भी था, मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको आप बताइएगा कि हाँ एक नॉर्मल म्यूजिशियन या वोकलिस्ट है तो कितनी कोई म्यूजिक की नॉलेज, म्यूजिक वास्ट है, मतलब जितना सीखें उतना कम है, आप सीखते जाएंगे आपको और नजर आएगा। एक दरिया है, वो कहते हैं ना हवा में गिरा बांधने की एग्जांपल दी जाती है। तो एक नॉर्मल म्यूजिशियन या वोकलिस्ट को कितना म्यूजिक सीखना लाजमी है, कितनी कोई नॉलेज होनी लाजमी है उसको एटलीस्ट जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। जैसे राग क्या है, ताल क्या है, बेसिक ताल तो सुर ताल कहते हैं ना, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सुर ताल तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पहले मेंशन किया कि अगर आपको राग ताल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो फ़ायदा ये है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दादरे के बारे में पता है कि ये 6 बीट्स का एक ताल है, ठीक है, तो आप इसमें अगर कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, तो वो कंपोजिशन आप खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, आपको आइडिया है। हाँ, और अगर आपको राग के बारे में कि मैंने कौन से राग में कंपोजिशन करना है, फॉर एग्जांपल एक लिरिक्स है आप उठा लेते हैं, वो सैड लिरिक्स है, तो उसके लिए आपने राग चूज करना है कि अब ऐसा राग ना हो कि वो खुशी वाला राग हो थोड़ा, मतलब कि वो आपको पता चले फील क्या है, और आप उसमें ऐसे लिरिक्स डालें कि उसके फील ना हो। तो एटलीस्ट आपको रागों के बारे में जो बेसिक 7-8-10 जो बेसिक राग है एटलीस्ट उसका नॉलेज होना चाहिए, और जो बेसिक ताल है कुछ जैसे कैरवा दादरा, इसका तो लाजमी होना चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे खैर कुछ लोगों को तो उस्ताद नहीं भी मिलते, मुश्किल हो जाता है, कुछ नहीं सीखते। लेकिन कुछ लोगों ने आसान बना लिया, म्यूजिक बड़ा आसान कर दिया ना अभी, बहुत इस तरह है कि लिसनिंग भी चेंज हो गई है कि बस एक इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम चल रहा है डेट से, इसमें अब राग चीज़ों को फोकस नहीं दिया जाता। मैं अगर बात करूं तो बॉलीवुड भी ऐसा म्यूजिक बनाता है, बट आप उसी विषय गौर करें, आपको पता होगा कि डायरेक्टर्स बड़े सीखे हुए बैठे हैं। सो जब भी कोई म्यूजिक बनाते हैं ना, वो प्रॉपर जैसा आप बात करें कि उनको राग का पता है, उनको फील का पता है, कंपोजिशन या लिरिक्स के हिसाब से आएगी। सो ये हमारे यहाँ भी यंग जनरेशन के अंदर ये चीज़ होनी लाजमी है। नहीं, बिल्कुल लाजमी है। जैसे आपने मेंशन किया इंडिया, तो पाकिस्तान में भी बड़े बड़े, मैं तो मौसीकी को ओवरऑल लेता हूँ, ये कोई पाकिस्तान की नहीं है ना इंडिया की, हमारे मतलब जितने भी ये जिसको हम बड़ी सगीर कहते थे पहले, हाँ, तो उस वक्त ये एक लोग होते थे, अभी भी एक है, हमने बॉर्डर्स बनाए। तो मौसीकी का जो बेस्ट है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपको नॉलेज के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तो आप उसको एक खूबसूरत कंपोजिशन बना सकते हैं। फिर जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया कि वहाँ लोगों ने, तो यहाँ भी, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है तो वो है क्वालिटी का बड़ा फर्क। जिक्र के इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम ज़्यादा चलेंगे ना, तो इस पे मैं ज़रा जो हमारे आर्टिस्ट भाई है, तो मैं उसे गुजारिश भी करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग अगर स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते तो इंस्ट्रूमेंट्स आप ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट यूज करें। सारा म्यूजिक कीबोर्ड पे ना, हम क्या करते हैं, हम सारा म्यूजिक कीबोर्ड पे, गिटार भी कीबोर्ड के ऊपर बजाते हैं, आसान कर दिया ना म्यूजिक। ठीक है, एक हद तक ये चीज मानी भी जाती है कि जितना दौर तेज हो रहा है चीजें जल्दी हो जाए, लेकिन लाइव इंस्ट्रूमेंट की और रिकॉर्डेड आरएनडी सॉफ्टवेयर बड़ा फर्क है। आप देखें ना, करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कितना फर्क है। हमारे पाकिस्तान में देखें कि जो हमारे बड़े रहे, जैसे उस्ताद मेहदी हसन, तो उन लोगों ने क्या किया, राग
रागों पे काम करके फिर राग बेस्ड कंपोजिशन बनाया, वो एवरग्रीन है। रंजिशी से आप किसी भी वक्त सुने तो आप आपको सुन सकते मजा हैं, आएगा। कहते हैं पुरानी चीज़ कभी पुरानी हो नहीं सकती ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज लाजमी है। तो अच्छा, घर से सपोर्ट कैसी रही है? आप एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे म्यूज़िक को मैं मानता हूँ कि समझता हूँ कि ये इतना नहीं सपोर्ट किया जाता, तो आपको कैसा? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो मेरा इलाका है वो बड़ा जरखेज़ है आर्ट के हवाले से, क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ मलाकंड स्वात, तो ये बेसिकली गंधारा सिविलाइजेशन का एक पार्ट रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर का वहाँ से एक है, मतलब लोग आर्टिस्ट वहाँ पे शायर वहाँ बहुत है, पेंटिंग आर्टिस्ट बहुत है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बहुत है। तो ये जो दूसरी बात आपने कही ये रिस्ट्रिक्शंस वाली, तो पहले थे, मतलब बाबा कहते थे कि मतलब ये तो एक्चुअली मेरा बाबा है प्रोग्रेसिव, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सोसाइटी के लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो कहते हैं कि अच्छा आपका बेटा मतलब आप तो इस तरह रहे और आपका बेटा ये करते, थोड़ा सा वो चीज़ को लेके हो जाते हैं। हाँ, लेकिन आफ्टर 2015 फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी से मतलब ग्रेजुएशन सब कुछ हो गया तो बाबा को फील हो गया कि अब लड़का जवान हो गया है तो उसको अब जरा करने दो। हाँ, करने ये चले, ये अच्छी चीज़ होगी। तो अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं? मैं बेसिकली तो जो मेरा एक्सपर्टी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो बजा सकता हूँ तो वो रबाब पे ज़्यादा है। कमाल बजाते हैं आप, अभी आपसे सुनेंगे हम। बिल्कुल हाँ, अभी आपसे सुनेंगे। लेकिन मैं गिटार का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं प्ले भी करता हूँ कभी कभी, बस मूड हो जाए तो। गिटार भी तो प्रॉपर शुरू प्रिकॉशंस में भी कुछ प्ले करते हैं। रिदम तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। मेरा अब रिसेंट मैंने तबला भी शुरू किया था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो उस्ताद मोहतरम था तो आप इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ा दुख हुआ। बिल्कुल मैंने उनको सुना था। उसका मतलब ये कि वो मेरा बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त भी था और वो मेरा टीचर, उनसे मैं तबला सीखता था प्रॉपर। नहीं, वो बहुत कमाल, मैंने सुना हुआ उनको, और बहुत कमाल बजाते थे, बहुत कमाल। सो गाने का शौक भी रहा है? गाने का पहले तो नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं रबाब टीच करता हूँ एकेडमी के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट को एक तान के बारे में बताना है कि ये नोट्स आपने इस तरह कंपोज करना है और ये, तो वो ज़रा रबाब पे मुश्किल हो जाए। उसके लिए अभी मुझे वोकल की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे अब बहुत शौक है कि मैं वोकल सीखूँ। करें, सीखें। अगर देखें आपको खुद को पता होगा कि एक इंसान को देखें खुद तक पता चल जाता है कि मेरी आवाज़ कैसी है। जी, कोई जितना बोले एक दफ़ा तो अकेले में बजा जाता है, मैं गा सकता हूँ या नहीं गा सकता। हाँ, वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग बात कि मैं स्कूल टाइम में नात के एल्बम, सो फिर तो आपको लाइक है आवाज़ में वो चीज़, सिर्फ थोड़ा बहुत वो जो आपको चाहिए ना बेसिक नॉलेज के, वो भी आ जाएगा। तो अब भी हम आपको थोड़ी तकलीफ देंगे कि हमारे व्यूज़ के कुछ अपना कोई एक राग बेस्ड कोई चीज़, छोटी सी आइटम हमें सुनाएं जी, और अपने एक टैलेंट भी दिखाएं और उस राग के बारे में भी बताएं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल जो हमारे ज़्यादा पश्तो कंपोजिशन है, तो पश्तो नहीं बल्कि ओवरऑल हम यहाँ की मौसीकी को देंगे तो भैरवी दरबारी बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब भैरवी, आई लव भैरवी, मुझे फोक के लिए भैरवी बहुत पसंद है। फिर रागों में डिफरेंट राग, मुझे डीप राग बहुत पसंद है जिसका मतलब फील थोड़ा, मुझे मेरा जो पसंदीदा राग वैसे है, जो मुझे भैरवी तो क्या ही बात है, दरबारी और अहमद मुझे ज़रा आसान भी है थोड़ा सा हमारे लिए, हम सीखे नहीं हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग कि रबाब के लिए दरबारी मुश्किल है क्योंकि दरबारी में है आंदोलन। आंदोलन, आप आंदोलन कहते नोट्स को झूलना, दरबारी सारा झोल है, तो उसमें गा और धा नोट पे झूलना पड़ता है। अब रबाब में आप उस तरह नहीं लेके आ सकते, उसके लिए फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप कोई बड़ा रबाब लेके आए तो उसमें झूलना, उसमें हो जाता है। तो वेरी बेस्ट एक कंपोजिशन है, हमारा फोक है, तो मैं जरा फोक स्टाइल पहले प्ले करूँ, और ये राग बेस्ड है भैरवी राग, तो उसमें देखिए। सो व्यूअर्स, अभी हम देखेंगे और आप भी सुनेंगे, कमाल के आर्टिस्ट हैं बिलाल भाई, और अभी हम एक भैरवी राग में सुनाने लगे हैं कुछ आइटम पे। मैं जरा ट्यून करूँ, ये ट्यूनिंग मस्ट रहती है, चाहे वो गिटार हो चाहे वो किसी किस्म का इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी ट्यूनिंग जब तक ना हो तब तक वो नहीं बजेगा। तो ये चीज़, और इसकी ट्यूनिंग वाकई थोड़ी मुश्किल है कि हर असल में इसमें स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट कोई 19 स्ट्रिंग्स है, इसमें नायलॉन अलग है, ये इस पे मतलब प्रॉपर जो राग गाना वगैरह इस पे। अब इसमें आप देखें तो बेसिकली तो 3 स्ट्रिंग्स पे 4 स्ट्रिंग्स पे जो भी है आपका बजता है नॉर्मली, लेकिन
ये सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स है, सिंपैथेटिक इको के लिए आप ठीक हो गया लाइक लेकिन इनका होना तो लाजमी है ना फॉर बहुत ट्यूनिंग लाजमी है, नहीं बहुत ज़्यादा लाजमी। अगर आप ये ट्यून ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको म्यूट करूँ तो अब आपकी आवाज़ इस तरह, लेकिन अगर ये ऊपर क्या बात है, तो ये सपोर्टिंग है। क्या बात है। क्या बात है बिलाल भी, बहुत अच्छे। ये तो हमारा दिल कर रहा है सुनते जाएं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से बिलाल भी ने फौरन कहा है कि मैं भी शुरू हो गया तो मैं भी ख़त्म नहीं होऊंगा, क्योंकि क्या बात है। अभी तो आपने बहुत सी कला अपनी दिखाई नहीं है, ये तो बड़ी बेसिक सी है, मैं आपको बताना चलूं। फोक स्टाइल जरा क्या बात है। असल में राग के लिए फिर ये होता है कि आपको जरा टाइम ज़्यादा पूरा आप रिलैक्स होकर अब आप सुन सकते हैं इनको। आप आपको इंशाल्लाह इनके वही सवाल आने जा रहा है कि आपकी अपनी एकेडमी है आहंगदा के नाम से, सो पहले तो बताएं कितना टाइम हो गया इसको, कैसे ख्याल आया इसके बारे में आपको? आहंगदा का अभी तकरीबन ये 5th ईयर शुरू हुआ है। तो आइडिया इस तरह कि जब मैं नमर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन की तो यहाँ पे जब पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी रबाब लेके गया तो अब मैं वो ग्राउंड में बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए, उसमें फिर 3-4 बिल्कुल ज़्यादा मतलब सीरियस के ये तो हमने सीखना है। अच्छा वहाँ से फिर ये आइडिया हो कि अब तो मेरे स्पेस नहीं या कुछ इस तरह, लेकिन खैर उसको मैंने शुरू कर दिया रबाब आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये आजकल इस तरह की सोशल मीडिया दौर है तो लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह का कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आइडिया है कि क्यों ना इसको एक प्रॉपर एक ऐसी जगह हो कि वहाँ पे एक एकेडमी को हम शुरू करें। तो इसी तरह आइडिया आ गया कि पहले तो मेरा था कि मैं सिर्फ रबाब पे काम करूँगा, ठीक है। लेकिन आहंगदा अब आफ्टर 4 इयर्स अब हम इस लेवल पे है कि हम सिर्फ अब रबाब को नहीं कर रहे, इस वक्त हम आहंगदा में रबाब के अलावा गिटार भी सिखा रहे हैं, ठीक क्लास भी है, वायलिन क्लास है, तबला क्लास है। इसके अलावा हम सिर्फ मौसीकी पे काम नहीं करें, हम परफॉर्मिंग आर्ट पे फुल टाइम काम करें। इसके अलावा मेंटल हेल्थ पे जैसे हमारे 2 सीरीज़ चल रहे, सीरीज़ एक है नशिस्ते इल्म के नाम से जिसमें हम राइटर्स को बुलाते हैं, जैसे कि कोई शायर हो या कोई भी राइटर हो उसको बुलाते, और या कोई जो भी मतलब फील्ड से लेकिन कोई राइटिंग हवाले से मतलब स्किल्स हो तो वो बुला। और एक हमारा सीरीज़ है शाम आहंग। शाम आहंग में ये कि उसमें मौसीकी का लाइक हम एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं, वो सिंगर भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंटल है,
2 घंटों का सेशन होता है, उसमें उसकी लाइफ के बारे में होता है और फिर उसने परफॉर्म भी करना होता है। अच्छा। तो ये इसके अलावा हम मेंटल हेल्थ पे, जो कि म्यूज़िक मेडिटेशन है, तो म्यूज़िक मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट है और म्यूज़िक एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। तो विद म्यूज़िक जो मेडिटेशन है वो ज़रा डिफरेंट प्रैक्टिस होता है। तो वो मतलब आप खाली म्यूजिक से रिलेटेड आपने नहीं किया, आपने कहा नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे पहले हमने एकेडमी शुरू करी, अब स्कूल है, इंशाल्लाह अगले लेवल पे कॉलेज पे जाएंगे। तो आपके साथ और ऐसे अच्छा काम करते जाए। तो कितने स्टूडेंट्स अभी तक आपके, रुबाब के कितने और ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स हैं? ओवरऑल तकरीबन कोई 40 अराउंड स्टूडेंट्स हैं और इसमें ज़्यादा रुबाब के, क्योंकि अभी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है चीज़ें वो अभी हमने शुरू की। पहले हमने वो छोटी सी जगह पे एकेडमी शुरू की और उसके बाद अब जो स्पेस है उसमें ये कि क्लासरूम्स और सिस्टम ठीक है, तो इसलिए अभी हमने शुरू किए, तो आगे लेके जाते हैं इंशाल्लाह। तो अब इतना इल्म और इतना टैलेंट माशाल्लाह आपके पास है, तो कभी तक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपने क्यों नहीं अप्रोच किया? किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने क्यों अभी तक नहीं कोशिश की आपने? अच्छा, ये एक डिफरेंट कुछ लोगों का होता है कि मैं जल्दी सोशल मीडिया पे आ जाओ चीज़ें। एक्चुअली हाँ, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब तक अपने स्किल को ठीक ठाक पॉलिश ना करूँ, सही ठीक ठाक, मुझे जब तक उस पे सही कॉन्फिडेंस का वो जो लेवल होता है ना, खैर वो जो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ शायद वो अभी दूसरी बात है जो मेरा सोच है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बिल्कुल अवेल करूँगा, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का मौका नहीं मिला है। मैं ख़ुद से कोशिश करता हूँ कि जो आहंगता का प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो जैसे मतलब डिफरेंट स्टूडियोज़ सीजन्स वगैरह कर दी, तो मेरा भी ये आइडिया है कि हम भी आहंगदा में आहंगदा सीरीज़ के नाम से इस तरह की रिकॉर्डिंग शुरू करें। तो हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है तो इंशाल्लाह मैं अवेल। गाइस आप लोग देख सकते हैं आहंगदा के नाम से, आप इनको इंस्टाग्राम पे जी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। बहुत कमाल का इनका सेटअप, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है और एक वाइब आपको वहाँ पे जो मिलती है, मैं कहता हूँ बहुत कम ऐसी जगह जहाँ वाइब मिलती हो, फिर वहाँ पे थैंक यू सो मच, थैंक यू भी हो, क्या बात है। तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम भी किया है, तो आप बताएं क्या क्या काम आपने किए और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का काम किया आपने? अच्छा, बेसिकली चूँकि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, तो सोशियोलॉजी है सोसाइटी में काम करना, सोशल एक्टिविटीज़ और ये तो मैं बहुत पहले से जब स्वात में वार चल रहा था तो उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है हुनर कोर के नाम से, वो उस वक्त डिफरेंट पीस के हवाले से वो काम कर रहे थे। तो आई एम पीस एक्टिविस्ट, मुझे जाहिर सी बात है मौसीकी है तो पीस पे, अब मेरा भी सेम स्लोगन है कि पीस थ्रू म्यूज़िक। तो हाँ, तो उस तरह मतलब हमने जो फर्स्ट शुरू किया था वो है एंटी टॉय गन्स, जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, गन्स। हमने उस पर काम किया कि बेसिकली अगर हम ये बच्चों को इस तरह की चीज़ें देते हैं जो तशद्दुद की तरफ इसको लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि वो बहुत शार्प होते हैं। आप बचपन में कोई भी चीज़ उसको पकड़ाए तो वो उसी जैसे वश में होता है कि अगर आप स्कूल में बच्चे को दाखिल कर दे तो पहले वो बच्चे का वो जो मेंटल लेवल होता है वो चेक करते कि उसको क्या पसंद है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने बच्चों को जो हमने शुरू किया फर्स्ट, तो वो इस तरह था कि उस प्लेटफॉर्म से हमने ये किया कि एंटी टॉय गन्स कैंपेन, हम बच्चों को टॉय गन्स नहीं, हम बच्चों को बुक्स देंगे, हम बच्चों को पेंटिंग की चीज़ें देंगे, हम इस तरह की चीज़ें करें। तो वहाँ से मतलब ये 2010-11 की बात है कि उस वक्त इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगे। फिर इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन है द तोरसरू सादर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफरेंट वुमेन राइट्स और इस तरह की चीज़ों पे काम करें। तो वहाँ भी हमने थिएटर्स की, मैंने एज अ म्यूज़िक परफॉर्मर वहाँ पे चीज़ें। अच्छा, जी। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मैं इस्लामाबाद में एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जो कि डिफरेंट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं उसका हेल्प करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं सलामती फेलोशिप भी मैंने अटेंड किया है। अच्छा। सलामती फेलोशिप ये भी एक पीस रिलेटेड एक वर्कशॉप होता है 7 डेज़ का, तो ये मैंने अटेंड किया। उसके बाद अब वहाँ मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जाता हूँ म्यूज़िक पे लेक्चर देने या म्यूज़िक मेडिटेशन पे। तो इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा और ये जो म्यूज़िक है
ये भी एक सोशल एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑब्वियसली बात तो है। हम ये भी कर रहे हैं कि अच्छा अब हाँ कहा कि प्लेटफॉर्म से ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह का परफॉर्मिंग आर्ट उसको हम आगे लेके जाएं। Exactly, अच्छा म्यूजिक हाँ जी जी, क्वालिटी वाला म्यूजिक। तो अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए आपने? अचीवमेंट तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि ये एकेडमी ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी अपनी एकेडमी है और एकेडमी का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ तो इस तरह नहीं होता कि मैं जब आप सिखाते हो आप खुद भी सीख रहे होते हो। Exactly. आप बहुत चीज़ें ऐसे सर्च करने लग जाते हो, आपको नया सीखने को मिल जाता है। जी, लेकिन 2015 में मुझे सबसे जो बड़ा अवार्ड मिला है वो नेशनल ग्रैंड रबाब कॉन्टेस्ट के नाम से एक कॉन्टेस्ट हुआ था जो कि लोग पिरसा ने अरेंज किया था और पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट इलाकों से रबाब प्लेयर्स आए थे। तो लास्ट राउंड में 16 रबाब प्लेयर्स थे तो वो मैंने विन किया। अच्छा जी, माशाल्लाह। नहीं आप तो फिर मैं कह रहा हूं ना, मैंने 3 राउंड्स थे। हाँ 3 राउंड्स थे, उस एक एडिशन राउंड, फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड वो भी क्लियर और लास्ट राउंड इस्लामाबाद में हुआ था। तो वहाँ से फिर इसके अलावा और भी अवार्ड्स मिले जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे एक सोशल आर्टिस्ट का भी एक अवार्ड मिला है। अच्छा, जो कि उसमें 70 पार्टिसिपेंट्स थे और फिर 3 नॉमिनेशन उसमें मैं आया और फिर माशाल्लाह। मैं बहुत कम, मैं आपके कह रहा हूँ बहुत कम मैंने देखे एक रुबाब प्लेयर को म्यूजिक का इतना नॉलेज होना माशाल्लाह से बस शौक की बात है, शौक की बात है। छुपे हों नहीं है, लोग सीखते हैं, लेकिन मेरा खुद ये है कि मुझे खुद फोक भी पसंद है, क्लासिकल भी पसंद है, लेकिन मेरा खुद ये मानना है कि अगर आपको क्लासिकल मौसीकी के बारे में पता है तो आप फोक भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जी, कहते हैं ना, आपको जब एक दफ़ा ए से लेकर जी तक आ गई ना सारी काउंटिंग, तो फिर आप ए से लेकर जी पे कुछ भी वर्ड्स कर सकते हैं, कुछ भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम एग्जांपल है। क्या बात है। तो कोई फेवरेट आर्टिस्ट आपका पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट है वैसे तो, मैं यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं, हाँ, लेकिन मुझे क्लासिकल आर्टिस्टों में उस्ताद अकबर अली ख़ान साहब जो जावेद बशीर साहब का भाई है तो वो मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। मैं मिला हूँ अकबर साहब से और मुझे इंतहाई डाउन टू अर्थ बंदा लगा है। पाकिस्तान में बहुत आर्टिस्ट है, लिटरली बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, लेकिन उस बंदे को मैंने सुना है बिल्कुल उसके साथ बैठ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे नॉर्मली जो मशहूर आर्टिस्ट हैं इनमें से कौन सा आपको लगता है कि आप ठीक है अच्छा है? यार वैसे बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है, लिटरली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आप ऐसे ले लें कि चलो ये थोड़ा सा 1+ है नहीं, इस तरह अगर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या। हाँ लेकिन आर्टिस्ट बहुत है लिटरली हमारे पाकिस्तान में ना, जो क्वालिटी म्यूज़िक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो मैं अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ कि वो उस तरह ऑडियंस नहीं मिल रहे जो कि होना चाहिए। ये है मसला हमारे, इसलिए फिर जो हमारे क्वालिटी म्यूजिशियंस होते हैं वो भी कमर्शियल चीज़ों पे, कमर्शियल मैं भी बिलीव करता हूँ कमर्शियल होना चाहिए, लेकिन कमर्शियल का भी एक लेवल होना चाहिए। तो आपकी बात भी ठीक है, इस चीज़ को कहना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन अब जो साथ है कि इंडिया के जो व्यूअर्स लिसनर्स हैं, जिसको बड़ा उनके लिसनर्स बहुत कमाल के म्यूजिक को सुनते हैं, वो ये छन छुन गौर नहीं करते, वो पता चलता है कि यार जो रियल म्यूजिक है उस पर बताते हैं, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों को बोरिंग लग जाता है जी। तो ये उर्दू स्पीकिंग, अब मुझे पश्तो में फिर सबसे जो हमारा मुझे बहुत पसंद है, मैं मिला हूँ काफ़ी ज़्यादा, हारून बादशाह जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप जो ऑडियंस सुन रहे हैं उसको सर्च कर ले, वो एक तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा लाइक फोकस करते हैं क्वालिटी पे, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनता हूँ उसको। इंडिया में फिर जो पहले उस्तादों में जो मेरे इंस्पिरेशंस में, मतलब पंडित रविशंकर, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिले ज़्यादा क्लासिकल मौसीकी के बारे में। और करंट आर्टिस्टों में तो फिर बहुत ज़्यादा मैं क्लासिकल बहुत सुना तो कौशिकी चक्रवर्ती साहब, वो उसके अलावा तो लाइक बहुत लोग मुझे नहीं लगता इंडिया में उसके मुकाबले कभी कोई है वैसे तो, मतलब उसके जो सरगम, हाँ सरगम जैसे वो सरगम है उसके गम खान को, और यंग आर्टिस्टों में श्रेया घोषाल नो डाउट, फिर वो बहुत, और उस्तादों में फिर उस्ताद राशिद खान साहब इतने ज़्यादा है कि बंदा, तो ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। नहीं ये देखिए ना, इंसान के जो फेवरेट आर्टिस्ट या फेवरेट लोगों में उसकी अपनी समझ आई थी वो कैसा बनता है जी, वो कैसा आर्टिस्ट है कि वो किसको सुनता है जी, ठीक है, तो ये बड़ा फर्क आ जाता है। तो एक कोई मेमोरेबल मोमेंट यादगार लम्हा
हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। यादगार वही जो मैं फर्स्ट अवार्ड मैंने लिया था, और ये मेरे लिए बहुत यादगार, क्योंकि वो बहुत सख्त टाइम था मेरे ऊपर जो गुजरा था, क्योंकि एक तो था कंपटीशन, और दूसरी बात है कि प्रेशर होता है कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है। फिर खैर मैंने जो परफॉर्मेंस तैयार किया 2 दिन से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब स्टेज पे जा रहा था मिनाज भाई लिटरली वो मैंने नहीं परफॉर्म किया, मैं जाके कुछ और परफॉर्म किया। कोई लिटरली वो मैंने, मुझे लग रहा है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम में वहाँ पे एक फोक सॉन्ग मेरे जहन में आ गया, और मैंने वहाँ ट्यूनिंग चेंज कर दी, वो सब कुछ ड्रोन्स का सब कुछ चेंज कर दिया वहाँ पे। खैर अब जब अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो मेरे इसलिए यादगार है कि तो फर्स्ट टाइम भी होता है, फर्स्ट टाइम मुझे घर से उसकी वजह से फिर थोड़ा बहुत इजाज़त दी, और एक अचीवमेंट भी है उसकी वजह से। फिर लाइफ में ना एक डिफरेंट टर्न, लाइक पहले मैं एक डिफरेंट तरीके से करता था, फिर लोगों के साथ जैसे मीडिया के लोगों के साथ और भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ थोड़ा बहुत वो जो सोशल सर्कल है ना, तो एक लाइफ टर्न पॉजिटिव साइड पे, तो एक यादगार लम्हा कि वो मैंने विन किया। तो उस वक्त जब वो अनाउंस कर रहे थे लिटरली, तो मैंने जब वो स्पेशल प्राइज़ अनाउंस किया, फिर 3rd पोजीशन अनाउंस किया, तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरा 3rd नंबर है, एटलीस्ट नहीं, हाँ। फिर 2nd पे जब अनाउंस किया तो मेरे पाँव से तो बिल्कुल क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल लाइक। और फिर वहीं पे जब फर्स्ट पे नाम आता है तो फिर हाँ, मेरे एक दोस्त साथ बैठी थी, तो वो मुझे कह रही है कि बिलाल कोई बात नहीं, आपने इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म किया, ये बड़ी बात है। अच्छा, जैसे हम उठ रहे तो वहाँ से डॉक्टर फौजिया सईद, तो उस वक्त लोग वैसा की वो डायरेक्टर थी, तो उसने अनाउंस किया, और लिटरली वो एक यादगार लम्हा है कि मैंने बहुत ज़्यादा फील किया, क्योंकि वो एक जाहिर सी बात है एक अचीवमेंट। सो बिलाल भाई, एक लास्ट में हम एक आइटम मैं भी आपके साथ प्ले करूंगा गिटार, और जी छोटा सा आइटम और लाइक कि हम एक साथ एंड करेंगे इस चीज को। शो का एहतमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल भी, आप मेरे शो का हिस्सा बने और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्लेइंग करने का। और इसी तरह आप लोग भी इस पॉडकास्ट के शोज़ को देखते रहें। इस शो के बारे में अपना रिव्यू दीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मिनाज खान को। नेक्स्ट शो में हाजिर होंगे फिर से। खुदा हाफिज़।